थ्योरी पार्ट मैथ्स का हो चुका है खत्म। अब हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 पुराने वाले एनसीईआरटी से मैं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस है, ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं और ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। नई एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है और उसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं पुराने वाले बुक से करा रहा हूँ। पहला सवाल है, ये एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ, जिसमें पहला है 135 एंड 225। तो 135 और 225 का हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 25 इक्वल होगा 135 इंटू 1 प्लस 90। देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करने का मतलब है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग नहीं करना है, आपको इस तरीके से ही बनाना है। इस तरीके से बनाएंगे, ये हो गया हमारा डिविडेंड। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब होता है, कल भी हमने पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस। अब देखिए, नाउ 90 is not equals to 0 and 90 is less than 135, so 90 will become divisor and 135 will become dividend। तो यहाँ पे 135 इक्वल हो जाएगा 90 जो कि डिवाइजर है इंटू 1 प्लस 45 के। ये हो गया। अब यहाँ पर हम फिर से यही चीज लिखेंगे, नाउ अगेन 45 इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 45 इज लेस देन 90, so 45 will become divisor and 90 will become dividend। will become dividend। अब हम क्या लिखेंगे इसको, 90 को डिविडेंड बना दिया, 90 को हमने क्या किया, डिविडेंड बना दिया। 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर 90 कम्प्लीटली कट चुका है 45 से, तो सिंस 90 is completely divisible
by 45. So HCF of 135 and 225 will equal to 45. यहाँ पे इस तरीके से हम ये निकाल लेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करने के लिए हम ये मान लेंगे कि लेट x be any positive integer such that x equals to 6q plus r, 6q plus r in which q is not equals to 0 and r is less than 6, r is greater than 0 and less than 6। ठीक है, greater than equals to 0 and less than 6। q is also positive, so greater than 0। q भी पॉजिटिव है इसमें और r जो है वो रिमेनिंग, q पॉजिटिव रहेगा और r जो है वो यहाँ पे लिखा है ना कि q इज सम इंटीजर, तो q पॉजिटिव इंटीजर है और r यहाँ पर जो है वो 0 से 6 तक है, क्योंकि रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से छोटा होता है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपको ना। अब जो है फॉर r equals to 0, x equals to 6q, x equals to 6q, जिसका मतलब हुआ इवन। फॉर r equals to 0, x equals to 6q जो कि एक इवन है। ठीक है, अब फॉर r equals to 1, x equals to 6q plus 1, यानी कि even plus odd, that will be equals to odd। even में कोई भी odd नंबर आप जोड़ते हैं तो वो odd लगेगा। ठीक है, सिमिलरली और r equals to 3 and r equals to 5, x equals to 6q plus 3 and x equals to 6q plus 5 respectively। And we know that we know that 6q, we know that even plus odd is always odd. So 6q plus 1,
6q plus 3 and 6q plus 5 will be positive or इंटीजर। इस तरीके से हो जाएगा। इवन नंबर में कभी भी कोई ऑड नंबर जुड़ता है तो वो ऑड हो जाता है। जैसे कि आपने 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, वो सब ऑड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा क्वेश्चन है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। x को हम कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे और फिर उसका स्क्वायर करके हम चेक करेंगे कि क्या वो इस फॉर्म में आ रहा है, और अगर वो इस फॉर्म में आ रहा है तो इसलिए ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक, x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 3m प्लस 3q प्लस r के बराबर हो जाएगा बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग x जो है डिविडेंड जो है वो डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस r रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट होता है वो यही होता है, सच दैट q is greater than 0 and r is less than 3 और greater than equals to 0। r जो है वो 0 या 0 से बड़ा है और जो q है वो लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। q जो है कोशेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है और r जो है वो 0 या 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। तो हमारे लिए x की क्या क्या वैल्यू हो गई? फॉर r इक्वल्स टू 0 1 2 x इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ठीक है, फॉर r इक्वल्स टू 0 1 एंड 2 x इक्वल्स टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। तो अब जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड, for each case x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, 9q स्क्वायर है। अब 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट, देखिए ये कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया, कोई नंबर आ गया, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट 3q स्क्वायर एज विथ
विथ m। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 3m के बराबर। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड जो केस है यहाँ पे x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3q प्लस 1, ये हमारा केस 2 है और ये हमारा केस 1 है। यहाँ से केस 1 है ये और ये केस 2 है। केस 2 में x इक्वल्स टू 3q प्लस 1, तो इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारे क्वेश्चन में कहा है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द, मतलब हमको शो क्या करना है, हमको स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर को शो करना है। तो हमने x को पहले ही एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने x को मान लिया, ये चीज़ मान ली हमने। अब हमको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा शो करने के लिए, तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ तक तो सारी चीज़ें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ से चल रही थी, यहाँ तक सारी चीज़ें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ से चल रही थी। उसके बाद हमने यहाँ पर उसको उस फॉर्म में लिखा और फॉर्म में लिखने के बाद हमने स्क्वायर करना स्टार्ट। सबसे पहले इसका स्क्वायर किया, फिर हमने इसका स्क्वायर किया, हम वहाँ पे कर रहे हैं इसको। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab हो जाएगा 6q। ठीक है। तो यहाँ पर हम यहाँ से ले सकते हैं 9q स्क्वायर है, 6q है और 1 है, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं इसको 3 कॉमन लेने, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 3q स्क्वायर प्लस 2q आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा प्लस 1। तो यहाँ पर हम इस वाले नंबर को m से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट 3q स्क्वायर प्लस 2q बाई विथ m। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारा 3m प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गई। और देखिए इसी के साथ हमने यहाँ पर ये चीज़ प्रूव कर दी कि 3m और 3m प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना था कि किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में हमने लिख दिया फॉर सम इंटीजर m, तो ये कोई भी नंबर है यहाँ पर जो हमने माना है 3q स्क्वायर प्लस 2q, ये कोई इंटीजर नहीं हो जाएगा, कोई इंटीजर वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी हमने जब सब्स्टिट्यूट किया है तो 3q स्क्वायर कोई इंटीजर नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने सारे कंडीशन को फॉलो करके हमने ये चीज़ प्रूव कर दी। आप ऐसे ही ये वाले का भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन में नहीं थी, इसलिए हमने उसको नहीं बनाया। फ्रेंड्स 1.1 जो एक्सरसाइज था उसका सवाल हमने कर दिया है और बाकी सवाल भी उन्हीं क्वेश्चंस की तरह हैं, तो आप उसको देख करके उससे कॉन्सेप्ट सीख करके बाकी सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगी तो फिर आगे देखा जाएगा, बनाया जाएगा। वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। जैसे ये सवाल देखिए, अब हम 1.2 पे आ चुके हैं और ये सारे सवाल मैं ओल्ड एनसीईआरटी बुक से करा रहा हूँ क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी बुक में ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। आर एस अग्रवाल के सवाल मैं नहीं बनवा सकता क्योंकि आर एस अग्रवाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और उतने सवाल करते करते बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम एनसीईआरटी के सवाल को ही कर रहे हैं क्योंकि उसी से सवाल आपका बोर्ड पे भी पूछेगा और उसमें हर टाइप के क्वेश्चंस भी हैं ओल्ड एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये सवाल है हमारा
एक्सरसाइज 1.2 का एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। हमने कल पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कल हमने पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये देखिए, ये एक कंपोजिट नंबर है। इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए, बाय यूजिंग LCM मेथड को यूज करके हम 140 को लिख सकते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है? तो देखिए, आपको अगर नहीं आता है तो बिल्कुल सिंपल है, इसको ऐसे कर सकते हैं आप। 140 है, उसको 2 से कीजिए 70 आएगा, फिर 2 से कीजिए 35 आएगा, फिर 2 से कीजिए फिर 5 से कीजिए 7 आएगा, फिर 7 से कीजिए 1 आएगा, अपना ये आ गया। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से हमने इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया है। तो ये सवाल इतना ही था। दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर वो कह रहा है कि इन दोनों नंबर्स का हमको LCM और HCF फाइंड करना है, और फिर ये वेरीफाई करना है कि LCM × HCF जो होगा वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले हमको इसका फैक्टर लिखना पड़ेगा। देखिए, 510 का हम फैक्टर लिखेंगे और 92 का हम फैक्टर लिखेंगे। 510 का फैक्टर क्या हो जाएगा? बिल्कुल नॉर्मली करेंगे, यहाँ पर 2 टाइम्स 200, यहाँ पे 55 आ जाएगा, 255। फिर यहाँ पे 3 से करेंगे, यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 85 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर 5 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 85 है ना, तो 85 हमारा आ जाएगा 17 टाइम्स में। तो हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिख दिया 2 × 3 × 5 × 17, इसके बराबर आ जाएगा। अब हम 92 का लिख लेंगे। 92 कहीं पे गलत तो नहीं है? ठीक है। 2 से करेंगे इसको 46 आएगा, फिर 2 से करेंगे हम तो ये 23 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 92 का। ठीक है, 2 × 2 × 23 ये आएगा। ठीक है, तो हम इन दोनों का क्या लिखेंगे? देखिए, HCF जब आपको लिखना होता है ना, HCF 510 का और 92 का, तो जब आपको HCF लिखना होता है तो आपको सिंपली दोनों नंबर्स में देखना है कि दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है। कॉमन फैक्टर जैसे कि इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक 2 है, इसमें 3 है पर इसमें 3 नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें 5 है पर इसमें 5 नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें दूसरा 2 है पर इसमें दूसरा 2 नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसमें 17 है, इसमें नहीं है, तो वो कॉमन फैक्टर नहीं होगा। और इसमें 23 है तो इसमें नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 आ रहा है दोनों में। कॉमन फैक्टर सिर्फ इस दोनों में 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पर HCF इनका 2 हो जाएगा। LCM की अगर हम बात करें तो LCM में
जितनी डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज, जितनी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आती है उन सबको लिखना होता है। कॉमन अगर कोई नंबर कॉमन है दोनों में तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, बाकी नंबर्स को अलग अलग लिख करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार हम लिख देंगे 2 इंटू ये वाला 3 लिखेंगे, इंटू 5 इंटू 17 इंटू ये 2 इंटू 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 60 इंटू 70 1020 इंटू 23 इतना आएगा। इसको कर लेते हैं 1020 इंटू 23 46 4 23 23,460 23,460 आ गया। अब देखिए हमको अब वेरीफाई करना है, अब हमको ये वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ। हम वेरीफाई करेंगे कि जो LCM होता है इंटू HCF, LCM इंटू HCF जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं होता है। LCM है हमारा 23460। ओके, भाई वो मार्कर सूख रहा था इसलिए थोड़ा ब्रेक ले लिया यार, माफ कर देना। LCM इंटू HCF हम करेंगे, पहले करके देखते हैं। 23460 इंटू 2 करके देखते हैं इसको। 0 2 9 3 2 6 का ये 46920 आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ पर LCM था 23460 और HCF था 2, तो हमने मल्टीप्लाई किया 6 2 12 ऐसा कर दिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये हो जाएगा हमारा 510 इंटू 92 करेंगे इसको तो आएगा 0 2 92 5 जा 92 5 जा 92 इंटू 5 5 2 10 9 5 45 46। ठीक, 46920 यहाँ से दिया जाएगा क्योंकि हमने इसमें कैरी लिया था 9। तो ये प्रोडक्ट्स आ गए दो नंबर के और ये LCM इंटू HCF आ गया। तो सिंस तो यहाँ पर LCM इंटू HCF जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर है। टू नंबर के बराबर। तो इस तरीके से ये सवाल सॉल्व होता है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गिवन दैट HCF of 306 and 657 is 9, find LCM of 306 and 657। तो इसमें HCF आपको दे रखा है दो नंबर्स का, HCF आपको दे रखा है और ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और यहाँ पर हमको LCM निकालना है। ठीक है, तो सीधे ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर
HCF 9 हो जाएगा इंटू LCM इक्वल्स टू 306 इंटू 657। तो LCM यहाँ से हो जाएगा 306 इंटू, मार्कर सूख जा रहा है, 657 डिवाइड बाई 9 से 306 कट गया, 34 यहाँ पे आ गया। 34 को 657 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 657 इंटू 34, 7 हो जाए 28, 22, 24, 26, 21, 15, 17, 18, 19, 8, 3, 13, 22338। इसका LCM आएगा 22,338। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल सॉल्व होता है। इसमें सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट था, HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है। और पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमको चेक करना है कि 6 की पावर n जो है वो एंड हो सकता है, वो कोई ऐसा जो नंबर आएगा 6 की पावर n करने पर वो डिजिट 0 से एंड होगा या नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर n के लिए। ठीक है, तो चेक कैसे करते हैं कि फॉर एंडिंग अ डिजिट with 0 its factor must be 5। किसी भी, क्योंकि प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर कोई भी नंबर अगर एंड हो रहा है 0 से, 0 या 5 से कोई भी नंबर एंड होता है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर एक फैक्टर, उसका प्राइम फैक्टर 5 ज़रूर आता है। तो हमें we have to check whether 6 की पावर n has factor 5 or not। ठीक है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब 6 की पावर n का फैक्टर हम कैसे चेक करते हैं? तो 6 की पावर n है, 6 का फैक्टर कर लेंगे और उसकी पावर n कर लेंगे। तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3 इंटू n। जो इसका फैक्टर हुआ, 6 का फैक्टर हुआ, वही 6 की पावर n का भी फैक्टर हो जाएगा। 6 की पावर n का फैक्टर जो है 2 इंटू 3 प्राइम फैक्टर उसका आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, so it will not end with digit 0।
सो इट विल नॉट एंड विथ डिजिट 0, क्योंकि 0 और 5 के होने के लिए, यूनिट डिजिट पे होने के लिए उसका फैक्टर, कोई भी नंबर का फैक्टर 5 होना ही चाहिए, प्राइम फैक्टर की अगर आप बात कर रहे हो तो। और अगर प्राइम फैक्टर उसका 5 नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो 6 की पावर n को हमने उसका फैक्टर निकाला, उसका प्राइम फैक्टर निकाला। उसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, इसमें 5 नहीं आता है। वही अगर लिखा होता है 10 की पावर n, तो हम 10 की पावर n को 2 इंटू 5 की पावर n लिख सकते थे। तो वहाँ पर अगर पूछता कि क्या ये एंड होता है 0 से, बिल्कुल एंड हो जाएगा। और आप देखोगे 10 का आप स्क्वायर करो या फिर आप क्यूब करो या फिर आप कितने भी पावर लगा लो, वो एंड होता है तो उसके 0 जरूर रहता है उसमें। तो ये था ये वाला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के बारे में आपको मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है। तो और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि कंपोजिट नंबर जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने पर प्राइम नंबर्स आते हैं, यानी कि उसके फैक्टर, कंपोजिट नंबर के फैक्टर जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या कि ये एक कंपोजिट नंबर है? नहीं बोल सकते, क्योंकि देखिए बीच में इसके प्लस आया हुआ है। तो हम स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि कंपोजिट नंबर आर द नंबर हैविंग more than 2 फैक्टर, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे वो होंगे हमारे क्या, कंपोजिट नंबर। अब देखिए हमारा है नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। हमने देखा यहाँ पर 13 और 13 हमने ले लिया कॉमन 13 को, यहाँ पर आ गया हमारा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया। तो हमारा ये हो जाएगा 77 प्लस 1, 77 प्लस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 78। अब जो 78 है, 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 78 को क्या लिख सकते हैं, 78 के फैक्टर्स आपको पता होंगे, आप लिख लेना, ऐसे करके पता कर लेना। 2 से करोगे तो 39 आएगा, 3 से करोगे 13 आएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए ये जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की तरीके से ये पता चल गया, इनमें सारे नंबर जो है वो प्राइम है और सारे मल्टीप्लिकेशन में है और सारे नंबर्स को मिला करके ये नंबर हमारा बनता है। तो इसलिए ऑल नंबर्स आर प्राइम। सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 is a composite number। ठीक है, इस तरीके से हमने इस वाले का पता कर लिया। अब हमारे पास ये वाला है, तो इसमें हमने ऐसे पता कर लिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, हमने कॉमन लिया था, कॉमन लेकर के हमने इसको बाहर भेज दिया, यहाँ से 13 बाहर चला गया, इस इधर से 13 बाहर चला गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो सबको हमने ऐड किया और ये यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट करा तो ये 78 को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। तो 78 को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये नंबर आएगा, ये नंबर आएगा। तो सारे नंबर हमने देखा कि सारे नंबर जो थे वो प्राइम थे, और प्राइम नंबर जो होते हैं उनके प्रोडक्ट से एक कंपोजिट नंबर बनता है, और ये कंपोजिट नंबर हमारा बन गया।
इसलिए हमने प्रूव कर दिया कि ये नंबर जो है ये हमारा कंपोजिट नंबर है। आगे देखिए 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अगेन यहाँ पे हम देख रहे हैं 5 और 5 कॉमन है, 5 को हमने ले लिया कॉमन, 5 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1 हो गया, ये आ गया। 5 को कॉमन लिया हमने, यहाँ पर जो 5 है ये वहाँ ये 1 हो गया और यहाँ पर जो 5 है ये भी 1 हो गया। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 5 इंटू 6 36 6 6 या 36 और ये हो जाएगा 7 4 28 इंटू 36 हमारा हो जाएगा 28 इंटू 36 6 जो 48 6 जो 12 यार ऐसे नहीं लगता हो जाएगा 7 जो 42 4 जा 42 4 3 जो 12 और 24 42 इंटू 24 2 जा 48 24 4 जा 96 और 4 10 1008 है 1008 प्लस 1 तो ये 5 इंटू 1009 आ गया। अभी भी मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ये 42 है, ये 12 है, 2 है 24 हो गया। 24 इंटू 42 किया हमने, 24 इंटू 42 हुआ 48 और 48 हो गया 96 और 4 1008 और ये 1009 आ गया। यहाँ पर 1009 भी मेरे हिसाब से कोई प्राइम नंबर ही है शायद। 1009 प्राइम नंबर है दोनों, सिंस दोनों प्राइम नंबर है इसलिए ये नंबर भी 765 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू प्लस 5 इज also कंपोजिट, इसलिए ये नंबर भी हमारा कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से बना। सेम चीज़ यहाँ पे लिख लेना। ठीक, तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है 1.3 इसमें सारे सवाल हमारे प्रूफ के हैं और प्रूफ के क्वेश्चंस को मैंने आपको कराया है। 2 सवाल मैंने कराया है, उससे मिलते जुलते ही सारे सवाल हैं। तो आप उनको 2 क्वेश्चंस को पहले देख लीजिए और उनसे मिला जुला करके आप सवाल सॉल्व कीजिए। इजी क्वेश्चंस है, बन जाएंगे। और अगर नहीं बनते हैं तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि 1.3 भी बना दो, तो मैं बना दूंगा। इसमें टाइम पास करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम लोग यहाँ पर 1.4 सॉल्व करेंगे। तो 1.4 के सवाल है। तो अब हमारा एक्सरसाइज है 1.4 के क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसको हमें बिना किसी एक्चुअल डिवीजन को परफॉर्म किए बताना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में अभी हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आना चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा हो गया 3125। 3125 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 3125 का फैक्टर 5 625 5 25 5 5 125 5 5 ये हो जाएगा। तो इसका फैक्टर हो गया
इस तरीके का, यानी कि 5 की पावर 5 का हमको ये चाहिए था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में। तो 5 की पावर n की जगह पे n इक्वल्स टू तो 5 हो गया और m इक्वल्स टू हो गया 0। किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका जो वैल्यू होता है वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पर 2 की पावर 0 हो गई और 5 की पावर n हो गई। अगर यहाँ पे 3 की कोई पावर आ जाती या 3 एक बार भी मल्टीप्लाई हो रहा होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, टर्मिनेटिंग नहीं रहता। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। तो 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ठीक, इसके बाद का सवाल क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है। इसके बाद जो सवाल है ना सेकंड नंबर, पहले सवाल में तो ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन है, उसमें आपको पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। उसके बाद आपको डिवीज़न मेथड से पता करना है। तो डिवीज़न मेथड में आप क्या करेंगे, 3125 को बाहर रख लेंगे, 13 को अंदर रख लेंगे, 0 पॉइंट करके इसमें 0 डालते डालते जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा, 0 डालते डालते जाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। वो काम आपको खुद करना होगा। और उसके बाद रेकरिंग का सवाल है। तो रेकरिंग में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 0.3938 है, 3938 है, ये तीसरा सवाल है 1.4 एक्सरसाइज। 3938 है और यहाँ पर लिखा है 0.3938 ऊपर लगाया हुआ है रेकरिंग। तो रेकरिंग अगर कहीं पे लगा हुआ है किसी नंबर के ऊपर, ऐसे ऐसे साइन एक लाइन खींची होती है उस नंबर के ऊपर, इसका मतलब होता है ये नंबर बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है और रिपीट होते होते आगे जाता जा रहा है। और ये वाला जो नंबर है ये यहीं पे फिक्स्ड है। तो ये नंबर हम टर्मिनेटिंग कहते हैं और ये नंबर हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म होना और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म ना होना। तो ये नंबर बार बार अगर हो करके ख़त्म नहीं होगा, एंड तक जाएगा, इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा, लेकिन ये यहीं पे ख़त्म हो गया है। तो ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरीके से हमारा पहले चैप्टर का चारों एक्सरसाइज हमने करवा दिया है। और तीसरे एक्सरसाइज में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा बना दूँगा।